बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है और पंचायत प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी मतगणना के संबंध में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं, जो वास्तव में प्रत्येक मतगणना कर्मी के लिए आवश्यक होती है। इस पंचायत चुनाव की विशेषता ये है कि एक साथ ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ईवीएम से काउंटिंग के तरीके अलग हैं और बैलेट पत्र के काउंटिंग के तरीके अलग हैं। आइए हम इन दोनों के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ईवीएम से काउंटिंग की बात, तो ईवीएम से जो काउंटिंग होगी उसमें 3 पर्सनल होंगे, यानी 3 सरकारी कर्मियों को ईवीएम से काउंटिंग के लिए लगाया जाएगा। इसमें पहले होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर 1, दूसरे मतगणना पर्यवेक्षक भी 1 ही होंगे और तीसरे मतगणना सहायक 2 होंगे। कुल कितने लोग हुए? 4 लोग ईवीएम से काउंटिंग करेंगे। मतगणना पर्यवेक्षक जो होंगे, ई मतों का विवरण पत्र, एक प्रपत्र मिलेगा जिसमें उम्मीदवार के सामने उसके प्राप्त मतों को उन्हें काउंट करके लिखना है। और जो मतगणना सहायक काउंटिंग असिस्टेंट 2 लोग होंगे, इनका काम होगा कंट्रोल यूनिट को डिस्प्ले करना। जब ईवीएम मशीन मिलेगी, सबसे पहले स्ट्रांग रूम से प्रखंडवार, पंचायतवार, उसके बाद पदवार निकाला जाएगा ईवीएम मशीन को, और जब वहाँ ले जाएंगे तो उसके सील पेपर को मिलान किया जाएगा। मतपत्र लेखा से देखा जाएगा कितने मत पड़े हैं और मशीन के टोटल बटन से देखा जाएगा कितने वोट उसमें काउंट दिखा रहा है। इसके बाद जो सील लेखा है उसका भी मिलान किया जाएगा कि पीठासीन ने जिस सील से उसको सील किया है उसी नंबर का सील उस पर है कि नहीं। और ये चीज़ें कैंडिडेट्स को भी या पोलिंग एजेंट को भी, जो भी वहाँ उपस्थित होगा, उसको भी दिखाई जा सकती हैं। तो ये मतगणना सहायक काउंटिंग असिस्टेंट जो हैं, सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उसके रिजल्ट सेक्शन को दबाएंगे और डिस्प्ले जो होगा उस डिस्प्ले को मतगणना पर्यवेक्षक जो हैं प्रपत्र में अंकित करते जाएंगे कैंडिडेट के नाम के सामने कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। ये कंट्रोल यूनिट जो है, इसमें रिजल्ट सेक्शन को बार बार दबाया जा सकता है काउंटिंग में सही निष्पक्षता लाने के लिए। अगर किसी भी तरह का संदेह हो तो दोबारा दबा करके फिर से चेक किया जा सकता है। असल दिक्कत बैलेट से मतगणना में होती है। जो बैलेट से इस बार चुनाव हो रहा है वो पंच और सरपंच 2 पदों के लिए हो रहा है। मतपत्र से गणना के लिए 1 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, 1 मतगणना पर्यवेक्षक यानी काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे और 2 मतगणना सहायक यानी काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। दोनों टेबल पे, चाहे ईवीएम का हो या बैलेट बॉक्स का हो, दोनों पे 4-4 कर्मी लगेंगे। जब बैलेट बॉक्स खोला जाएगा तो ध्यान ये रखना है कि पहले मतपत्र लेखा से मिलान कर लिया जाए, फिर पेपर सील लेखा से मिलान कर लिया जाए, सभी कुछ सही हो। उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैलेट बॉक्स को खोला जाता है और उसको पलट दिया जाता है, जिससे उसमें क्या सभी मतपत्र टेबल पे आ जाए। फिर हाथ लगा के चेक कर लिया जाता है कि कोई मतपत्र उसमें बचा न रह जाए। जैसे ही मतपत्र आता है तो पंचायतवार, फिर पोलिंग स्टेशन वाइज और फिर कैंडिडेट वाइज काउंटिंग होती है। सबसे पहले मतपत्रों की छंटनी की जाती है। छंटनी कैसे करेंगे? तो पदवार, पंच के लिए अलग कलर का मतपत्र होगा, सरपंच के लिए अलग कलर का, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद दोनों बैलेट को ये देखेंगे कि इसमें इनवैलिड कितना है। जो इनवैलिड होगा उसको भी अलग कर लेंगे। और उसके बाद 50-50 का बंडल बनाते हैं। 50-50 का बंडल बना करके ही काउंटिंग होती है। अंतिम बंडल में मतपत्रों की संख्या 50 से कम भी हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अस्वीकृत बैलेट को ट्रेस आउट करना, यानी वैसे मतपत्रों की छंटनी करना जो अवैध हैं। अवैध कौन कौन से मतपत्र होंगे, ये चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहा है उसने निर्देश दिया है और बिहार पंचायत राज अधिनियम में भी इसका उल्लेख है। पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुताबिक ही काउंटिंग किया जाना है। तो आइए उसको देखते हैं क्रमशः। मतपत्र जो रिजेक्ट होंगे या प्रतिक्षेपण यानी जिस पे चैलेंज होगा वह कौन होंगे? पहला, ऐसा चिन्ह लगा हो बैलेट पेपर पे
या ऐसा कुछ लिखा गया हो जिससे मतदाता की पहचान की जा सके। क्योंकि मतदान गोपनीय होता है, इसलिए मतदाता की पहचान नहीं होनी चाहिए। कोई मतदाता वोट देने के संग कुछ लिख देता है, कुछ निशान बना देता है, तो रद्द किया जा सकता है। दूसरा है बनावटी मतपत्र। एक तो ओरिजिनल जो चुनाव आयोग उपलब्ध कराता है, दूसरा ये भी संभव है कि उसी के तरह का मतपत्र उसमें डाला गया हो, तो वैसा मतपत्र भी इनवैलिड हो जाएगा। तीसरा है क्षतिग्रस्त या विकृत। ऐसा बैलेट जो फटा हुआ हो या क्षतिग्रस्त हो, जिससे पहचान न की जा सके कि वोट किस कैंडिडेट को दिया गया है। और चौथा है प्रभेदक चिन्ह या पीठासीन का हस्ताक्षर न होना। जब P3A बैलेट इशू करेंगे पंच और सरपंच के पद के लिए, तो उस पर पहले से पीठासीन का सिग्नेचर भी होगा और प्रभेदक चिन्ह भी लगा होगा। इसको भी काउंटिंग में देखना है, अगर नहीं लगा होगा तो बैलेट रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवा है मत पत्र चिन्हित नहीं किया गया हो। बहुत सारे वोटर हैं जिनको समझ में नहीं आता है, वो पेपर लेते हैं, बैलेट पेपर, और जा कर के बिना उस पर निशान लगाए हुए उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं, तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। अगला है एक से अधिक अभ्यर्थी के कलम में चिन्ह लगाया हो। अगर कोई वोटर एक साथ एक से अधिक यानी 2-3 कैंडिडेट के नाम और चिन्ह के सामने मोहर लगा देता है, तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। और अगला है विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिन्ह लगाया गया हो। वोटिंग करने के लिए चुनाव आयोग अलग से एक पेपर स्टिक देता है, उसी से प्लास्टिक स्टिक देता है, उसी से मोहर लगानी है। अगर उससे भिन्न कोई अपने कलम से लगा देता है या कुछ और निशान लगाता है, तो वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद मतपत्र प्रपत्र 9 में अंकित कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम और उनके निशान के अनुरूप होना चाहिए। अगर इस प्रपत्र से भिन्न प्रकृति का कोई मतपत्र मिलता है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अन्य कोई आधार जो चुनाव आयोग निर्धारित करे, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इन द 11th आवर अंतिम समय में अगर चुनाव आयोग का निर्देश आता है कि इस आधार पर भी मतपत्र रिजेक्ट होंगे, तो वो भी हो सकता है। ये क से 6 तक के जो आधार बताए गए हैं, उन सब के संबंध में एक अलग से बंडल बना करके और प्रपत्र में उनके सामने सही का निशान लगा करके कि किस आधार पे रिजेक्ट किया गया, और नीचे सिग्नेचर किया जा सकता है। वैसे मतपत्र जो अस्वीकृत नहीं होंगे, उनमें पहला है एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से ज़्यादा बार अगर मोहर लगी हो तो अस्वीकृत नहीं होगा। दूसरा है एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह लगा हो और फिर उसके पीछे वाले हिस्से पे भी कोई चिन्ह लगा हो, तो वो भी रिजेक्ट नहीं होगा। और तीसरा है किसी एक उम्मीदवार के खाने में चिन्ह लगाने के साथ किसी खाली जगह पे भी चिन्ह लगाया गया हो, तो वो भी नहीं होगा। और चौथा है मतपत्र पर हल्का सा अंगूठे का निशान या कोई धब्बा लगा हो, तो वो भी मतपत्र रिजेक्ट नहीं होगा। इस तरह काउंटिंग करने के बाद जो प्रपत्र मिलेगा, पंचायती राज अधिनियम 76(2) के अधीन परिशिष्ट 2 में वो प्रपत्र दिया गया है। उस प्रपत्र में विधि मान्य मतों की कुल संख्या यानी जो वैलिड वोट हैं उनकी संख्या, और उसके बाद प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या यानी वैसे बैलेट जो रिजेक्ट हो गए या चैलेंज में गए कि ये रिजेक्ट होना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी विधि मान्य मतों की कुल संख्या और प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या, तब निकल आएगा डाले गए मतों की कुल संख्या, उसको लिख देना है। और इस प्रपत्र पे 3 लोगों का सिग्नेचर होगा। पहले है मतगणना पर्यवेक्षक जो काउंटिंग टीम के सदस्य हैं, दूसरे हैं निर्वाची पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर, और तीसरे हैं सहायक निर्वाची पदाधिकारी। इन तीनों का यहाँ पे सिग्नेचर होगा और तब वो परिणाम डिक्लेयर होगा। माइक्रो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी ये है कि मतगणना की निष्पक्षता को बनाए रखें, यानी इन दोनों को जो मतगणना पर्यवेक्षक हैं और मतगणना सहायक हैं, इनकी मॉनिटरिंग सही से करें। मैं समझता हूँ कि मतगणना कार्य में लगे कर्मियों के लिए थोड़ी सी आसानी होगी, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।